नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने शनिवार को राजनीति से संन्यास लेने की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो सकती है। सोनिया गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि 2024 के बाद सोनिया गांधी रिटायर हो जाएंगी, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने इन सभी अटकलों पर रोक लगा दी है। Over these 25 years, our party has seen times of high achievement as well as deep disappointment. The support, goodwill, and understanding of each one of you and all the Congress Party workers throughout the country has given us all strength. Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका जो भाषण था उदयपुर में, उसी में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की थी, जो सफलता से पूरी हुई। उसी की तरफ उन्होंने इंगित किया है। रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस के इस महाधिवेशन में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के इस 85वें महाधिवेशन के लिए विशाल मंच लगा। ये महाधिवेशन कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें 2024 के आम चुनाव समेत राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल ने महाधिवेशन में शामिल हो रहे नेताओं से खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ कांग्रेस के बेबाक नेता और बिना लाग लपेट के बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी हैं, जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं। सर, CWC का कल जो निर्णय आया कि उस पर चुनाव नहीं होगा, वो मनोनयन होगा, बहुत सारे लोगों को ये अंदर से है कि एक तरफ हम चुनाव प्रक्रिया की वकालत करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हर चीज़ का चुनाव होना चाहिए, अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो इसका भी। तो क्या आपको लगता है कि ये मनोनयन की जगह अगर ये इसकी चुनाव नहीं, मैं व्यक्तिगत तो समझता हूँ कि अगर चुनाव होता तो अच्छा होता और मनोनयन का कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप वो भी कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसमें अध्यक्ष की टीम बनती है। पर पहले भी 12-15 लोग तो अध्यक्ष ही मनोनीत करते थे ना। चुनाव होता तो अच्छा होता। हम सब जैसे जो AICC के मेंबर बन के आए हैं, हमें लगता है कि हमने अपने नेतृत्व का निर्माण करने में कुछ योगदान दिया है। जो भी हमारी चॉइस होती, चुनी जाती नहीं चुनी जाती। और दूसरा क्या है ना कि नए लोगों को मौका मिलता है, तो वो थोड़ा सा एक निराशा रही है। लेकिन अभी जो एक निर्णय आया है कि हम उसकी कॉम्पोजिशन बदलेंगे, CWC के मेंबर्स की संख्या बढ़ाएंगे, उसमें रिजर्वेशन लाएंगे, ये अच्छा कदम है। तो हो सकता है इसको सामने देखकर इलेक्शन पोस्टपोन किए हों, क्योंकि अगर कल हो जाते या आज हो जाते तो नई तरीके से हम अपनी कमेटियों को नहीं चुन पाते। ऐसा कुछ है तो आगे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ अभिषेक सिंह साहब हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से लड़ाई बड़ी है। हम कोई शुतुरमुर्ग की तरह नहीं है कि जो असली लड़ाई है उसको भूल जाएं या भुलवा दें, लेकिन उस लड़ाई के लिए कांग्रेस सशक्त है, खड़ी है। इस देश में कौन करता है? इस देश में सिर्फ अगर एक पार्टी खड़ी है हमेशा से अडिग कुछ मूल्यों पे, कुछ सिद्धांतों में, तो वो कांग्रेस है। तो साफ तौर पे कह रही हैं, अभिषेक सिंह भी ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। और साफ तौर पे ये भी उन्होंने कहा कि
ये बात हम लोगों को पता है कि लड़ाई कितनी बड़ी है। हम शुतुरमुर्ग नहीं है कि हम अपने सर को बालू में छुपा लें और हम ये कहें कि नहीं सब कुछ बहुत बेहतर है। मतलब साफ है कि सोनिया गांधी के मूल मंत्र जो हैं और सोनिया गांधी ने जो बात कही है कि लड़ाई लड़ना होगा अगर बीजेपी से तो बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी उसलिए ये बात तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मानते हैं। अलका जी, आज ये जो 2 दिनों का मंथन बैठक है, माना ये जा रहा है कि यहाँ से बहुत कुछ निकल कर सामने आना है 2023 और 2024 के लिए। आप बिल्कुल होगा। ये जो महा अधिवेशन हो रहा है 85वां है, 137 साल पुरानी पार्टी, इकलौती पार्टी जिसमें लोकतंत्र बरकरार है। आज पंजाब में जो हिंसा हो रही है, देश को चिंता हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने चुनाव में कह दिया था पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, सरहद से जुड़ा हुआ है, प्रयोगशाला मत बनाइए और ऐसे लोगों को तो मौका मत दीजिए जिन्हें कोई अनुभव ही नहीं है। मेरा ये सवाल यही था, क्योंकि दिल्ली को और दिल्ली के इस पार्टी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, दिल्ली की सरकार कह लें या पंजाब की सरकार, कितनी कॉन्शियस है चीज़ों को लेकर, कितनी गंभीर है चीज़ों को लेकर? जिस तरीके से लगातार दूसरे अगर राज्यों में ये हुआ होता तो अब तक अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी अभी तक धरना प्रदर्शन और तमाम चीज़ें कर ली होती, लेकिन पंजाब में ये लगातार हो रहा है और एक करके ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको लगता है कि इसकी जिम्मेदारी? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ भाग रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में क्या हो रहा है, भाजपा और आम आदमी के पार्षदों में हिंसा, मारकाट, लड़ाइयाँ सब हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री को भी पंजाब में बैठने नहीं दे रहे हैं। उन्हें लेकर तेलंगाना गए, उन्हें लेकर महाराष्ट्र गए, उन्हें लेकर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और देश भर का भ्रमण कर रहे हैं अपने राजनीतिक लालच को साधने के लिए कि प्रधानमंत्री बनना है। आज आम आदमी पार्टी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं। पंजाब में हिंसा हो रही है, खालिस्तान सर उठाकर बोल रहा है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री को दिल्ली के केजरीवाल बैठने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ मुमताज पटेल हैं, हम सीधे नहीं से पूछ लेते हैं। हमारे साथ मुमताज पटेल हैं, हम सीधे नहीं से पूछ लेते हैं। मैम, आज मैडम ने जो कहा, सोनिया जी ने कहा कि राहुल जी ने बहुत मेहनत की है और जो यात्रा पूरी की उससे कांग्रेस जनों में एक नई एनर्जी का उत्साहवर्धन हुआ है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे की लड़ाई बहुत टफ है जिसके लिए हमको सचेत होना पड़ेगा, तमाम चीज़ें। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा। आप देख रहे हैं आज देश की हालत क्या है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार चल रही है। विपक्ष तो वो ख़त्म ही करके रखा हुआ है एक तरीके से, और आप लोग को आवाज़ हमारी बननी चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल कठिन समय है, पर इसमें जैसे राहुल जी ने यात्रा शुरू करी, हम सबको साथ मिल के इस लड़ाई को लड़नी है। आज बहुत सारे लीडरों से बात हुई, बहुत लोगों ने, आज आपके वालिद को सब लोग याद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब मैनेजमेंट की बात है, जब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो अहमद पटेल का कोई सानी नहीं है, माना यह जाता रहा है। क्या आपको भी लगता है कि आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है, अगर आज वो मौजूद होते तो यहाँ वो बहुत बारीकियों में जाते थे तो उसका असर ज़रूर दिखता है। मैं कहूँगी कि उनका सोचने का तरीका, उनका प्लानिंग करने का तरीका बहुत ही डेप्थ और डिटेल में था, वो ज़रूर नज़र आता है कि आज वो मौजूद नहीं है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर मुमताज़ पटेल हैं, अहमद पटेल की बेटी हैं, और बहुत सारी बातें कह रही हैं। एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हम वो तमाम योजनाओं को लेकर आगे जाएंगे, और साथ ही उन्होंने अपने वालिद को, अपने फादर को, अहमद पटेल को याद किया और कहा कि अगर होते तो कुछ और सीन यहाँ अलग दिखता, कुछ और मैनेजमेंट की चीज़ें अलग दिखती। कैमरामैन अरब के साथ आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में जमकर गरजे और समाजवादी पार्टी पर तीखे बयानों से निशाना साधा। सीएम ने अखिलेश का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला और कहा, यूपी में अब तक सरकारों ने माफियाओं को पाला और अब हमारी सरकार उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। इसके साथ ही रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर शुरू हुए विवाद के बाद सीएम ने कहा, सपा इस पवित्र ग्रंथ को जलाकर देश और दुनिया में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रही है, जो कि प्रदेश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। याद करिए, जब हम राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। हम सब उस अभियान के साथ जुड़े थे। तब
समाजवादी पार्टी जिन्ना का महिमा मंडन कर रही थी। यानी इनको पता ही नहीं, एक तरफ 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। केवड़िया, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित हुई है, और हर एक जनपद में कार्यक्रम हो रहे थे, अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम हो रहे थे। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के शिल्पी, जब हम उन्हें सम्मान देने का काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी उस दिन जिन्ना की आरती उतार रहा था। ये तो इनकी स्थिति है। इनको राष्ट्र को जोड़ने वाला और राष्ट्र को तोड़ने वाला किसमें भी अंतर महसूस नहीं। इसलिए मैंने कहा कि शक्ति देना आसान है, लेकिन बुद्धि देना कठिन है, बहुत कठिन है। आप निवेशकों को के उत्तर प्रदेश पर विश्वास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे कोई भी उद्यमी यूपी में नहीं आना चाहता था, तो कहां करते थे उसमें इन्वेस्टर समिट? दिल्ली में और मुंबई में। तो पूछा जाता था भाई वहां क्यों कर रहे हैं? कहा साहब यूपी में कौन आएगा? तो जो व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, जो उद्यमी यूपी के अंदर नहीं आना चाहता है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आना चाहता है, तो क्या वो निवेश करने के लिए आएंगे? ये लोग यही करते थे और यही करते थे। और इसलिए महोदय, दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही इस पे भी। उन्होंने कहा था, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई। हम प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शौचालय मिलेगा, सबको मिलेगा, हर गरीब हर जरूरतमंद को मिलेगा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता है। उसको शौचालय मिलना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको विद्युत का कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, और उसको शासन में रोजगार में कोई भेदभाव नहीं मिलना चाहिए। जब हम इस बात करते हैं, हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, ये लोग जाति की बात करते हैं। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। तो मुझे आश्चर्य इस बात को हुआ, आश्चर्य तो मुझे इस बात के लिए हुआ कि उत्तर प्रदेश जिन जिन उपलब्धियों में नंबर 1 पर है, जिन बातों में पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया, उन उपलब्धियों के बारे में हर उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या कोई भी उत्तर प्रदेश का वासी हो। हर एक को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, हम सबको गौरव होना चाहिए। लेकिन हम कहें साहब ये तो गलत है, हम ये कहें कि साहब नहीं उत्तर प्रदेश तो अभी जो है 50वें स्थान पर है, तो 50 तो राज्य ही नहीं यूपी में अंदर। आश्चर्य होता है हमें।
यानी उन्हें यह दिखाने में कि उत्तर प्रदेश तो भी पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश बीमारू है, यह बोलने में गौरव की अनुभूति होती है। यह उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी मंशाओं को उजागर करता है, क्योंकि जब इनका शासन था तब कुछ कर नहीं पाए, और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है, और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी है, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए अपराधी भी था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? कफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग भी दूर अपराधी आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं, और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। तो आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहने का माफिया अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था? और यही नहीं,
दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही इस पे भी। उन्होंने कहा था, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई। चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। तो सीएम योगी को आपने सुना। योगी के हमले के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने पलटवार किया, सुनिए। आज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इलाहाबाद में जो घटना हुई है, मुख्य गवाह अधिवक्ता उसकी खुलेआम हत्या होना, खुलेआम लोगों ने शूटिंग देखी है, किस तरीके से गोलियां चली हैं, अपराधी पीछे भाग करके गोली मारने पहुंचे और बम चले हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? बम चलना क्या जीरो टॉलरेंस है? मुख्य गवाह की हत्या हो जाना, वो अधिवक्ता है, उसको जीरो टॉलरेंस है क्या? कल भी आप सुन ही रहे थे, ये विपक्ष की बात को सुनना नहीं चाहते और उनका वीडियो देख लीजिए जा करके। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्वस्त हैं और देखिए कानून व्यवस्था ध्वस्त है और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर हैं। उत्तर प्रदेश इनका संभल नहीं रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।